मूवी की शुरुआत में हम एक क्लाइड नाम के साइंटिस्ट को अपनी बेटी के साथ बातें करते हुए देखते हैं। उसकी बेटी उसके लिए ब्रेसलेट बना रही होती है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। क्लाइड की बीवी उसे दरवाजा खोलने को कहती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो दो चोर उसे बैट से मारकर गिरा देते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। वो चोर क्लाइड के हाथ पैर बांध देते हैं और घर में चोरी करने लगते हैं। उन चोरों में से एक चोर डार्बी क्लाइड से कहता है कि तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। ये कहते ही उसने क्लाइड के पेट में चाकू भोंक दिया। दूसरा चोर एम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसकी नहीं सुनता। डार्बी क्लाइड के सामने ही उसकी वाइफ का रेप करने लगता है और रेप करने के बाद उसकी वाइफ को जान से मार देता है। और जब उसकी बेटी वहां आती है तो डार्बी उसका भी रेप करके उसे मार देता है। दूसरे सीन में हम एक लॉयर निक को देखते हैं जो कि क्लाइड का लॉयर है। क्लाइड उसे कुछ नोट्स देता है जो उसने केस को लेकर बनाया था। निक ने उन्हें बिना पढ़े ही साइड में रख दिया। निक ने क्लाइड को बताया कि डार्बी एम्स के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। इससे एम्स को मौत की सजा मिल जाएगी और डार्बी को 5 साल की जेल। क्लाइड उसके आगे हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि इस डील को मत लेना, क्योंकि डार्बी ने ही उसकी फैमिली को खत्म किया था, ना कि एम्स ने। पर चीजें पहले से ही तय हो गई थी। निक के हिसाब से जस्टिस सिस्टम ऐसे ही काम करता था। उसने क्लाइड से कहा कि जरूरी नहीं कि तुम्हें क्या पता है, जरूरी ये है कि तुम क्या साबित कर सकते हो। कोर्ट में सब कुछ ऐसे बताया गया कि जैसे सारे कांड एम्स ने ही किया हो और डार्बी तो बिल्कुल बेकसूर है। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले निक से सवाल पूछ रहे थे। तभी डार्बी वहां आ गया और उसने निक से हाथ मिलाया जैसे कि वो उसी का लॉयर हो। निक उन्हें दूर से देख रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि ये कैसा सिस्टम है। काम से लौटने के बाद निक अपनी बीवी के पास आया और उसके पीठ पर सर रखकर अपने बच्चे से बात करने लगा। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। निक की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। निक अभी भी उतना ही बिजी था जितना कि वह पहले रहता था। काम की वजह से वह फिर से अपनी बेटी की परफॉर्मेंस मिस करने वाला था, जिससे कि उसकी वाइफ उससे नाराज थी। आज के ही दिन एम्स को मौत की सजा दी जाने वाली थी। निक भी वहाँ पर मौजूद था। एम्स वहाँ कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो बिल्कुल बेकसूर है। एम्स के शरीर में दवाइयाँ इंजेक्ट करी गई। वैसे तो इस प्रोसीजर में दर्द नहीं होना था, पर एम्स दर्द से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला दवाई की बोतल लेकर आया जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। ये डायलॉग डार्बी का था, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ने निकल गई। दूसरी तरफ डार्बी अपने घर में ड्रग्स ले रहा था। तभी डार्बी को कॉल आया। कॉल पे वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें पकड़ने पुलिस आ रही है और तुम अपने खिड़की पर देखो। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। डार्बी बाहर की तरफ भागा और पुलिस वालों पर गोलियां चलाने लगा। उसके पास फिर से कॉल आया। अनजान शख्स ने उससे कहा कि अगर तुम वापस जेल नहीं जाना चाहते तो बंदूक फेंक कर पीछे वाले फैक्ट्री में आ जाओ। डार्बी ने वैसे ही किया जैसा उसने कहा। वहां पहुंचकर उसे एक पुलिस वाला मिला जो कि सोया हुआ था। उसने पुलिस वाले से उसकी गन छीन ली और उसे गन पॉइंट में रखकर उससे कार ड्राइव करवाई। वे एक सुनसान जगह पर रुके। डार्बी ने उसे बाहर निकाला और उसे अपने घुटने पर बैठने के लिए कहा। तभी उसके पास फिर से एक कॉल आया। उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि क्लाइड ही था। डार्बी ने उसे शूट करने की कोशिश की, लेकिन वो गन भी ट्रैप का हिस्सा थी। उसकी बॉडी में पैरालाइज करने वाली सीरम चली गई थी, जिसका मतलब कि वो हिल नहीं सकता, पर उसे महसूस सब कुछ होगा। क्लाइड उसे अपने वेयर हाउस ले गया और उसने डार्बी से कहा कि अब वो ऐसा दर्द महसूस करेगा जिसे वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने डार्बी को ऐसी दवाई दी जिससे कि वो टॉर्चर के टाइम जल्दी ना मरे। टॉर्चर करने से पहले क्लाइड ने कहा कि 10 साल पहले जमीन में पड़े हुए मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। उसने डार्बी के टुकड़े करने से पहले रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर को डार्बी की बॉडी मिल गई जिसके 25 टुकड़े हो रखे थे। उन्होंने इसके बारे में निक को इन्फॉर्म किया। निक के कलीग सैरा के हिसाब से ये काम सिर्फ क्लाइड का हो सकता था। उसने 10 सालों में अपने सारे एसेट बेच दिए, वो भी ऐसे ही वेयर हाउस लेने के लिए। और इस वेयर हाउस का मालिक भी क्लाइड ही निकला, जहां पर डार्बी की लाश मिली थी। पुलिस फोर्स अब क्लाइड के घर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने पुलिस सायरन की आवाज सुनी, वो बड़े ही रिलैक्स होकर अपने कपड़े उतारने लगा। पुलिस ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। क्लाइड ने बिना कुछ किए सरेंडर कर दिया। वो पूरा नंगा था, इसीलिए पुलिस ने उसे कपड़े पहनाकर गिरफ्तार कर लिया। जाते टाइम उसने निक को घूर कर देखा। क्लाइड के घर में कानून की किताबें मिली और कुछ न्यूज़पेपर कटिंग जिसपे निक और डार्बी हाथ मिला रहे थे। इसके बाद हम निक की बेटी को देखते हैं जिसे एक डीवीडी मिली। उसे लगा कि ये उसकी शो की होगी। उसने लगा के देखी तो ये डार्बी वाली डीवीडी निकली। बच्ची ये देखकर बहुत डर गई। दूसरी तरफ निक क्लाइड के सामने ऐसा दिखा रहा था कि वो उसी की तरफ है। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था कि क्लाइड अपना कन्फेशन दे दे। क्लाइड ने बताया कि वो डार्बी और एम्स को मारना चाहता था,
और हमेशा सोचता रहता था कि वो उन्हें कैसे मारेगा। निक ने उसकी बात को कन्फेशन की तरह ले लिया। क्लाइड ने उसे वापस सीट में बैठने को कहा और उससे कहा कि ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, असल में मैंने किसी को नहीं मारा। निक ने कहा कि डार्बी की बॉडी तुम्हारे वेयरहाउस में मिली है। तो क्लाइड ने अपने बचाव में कहा कि पूरे देश में मेरे कई सारे वेयर हाउसेस है। लोग तो बहुत कुछ करते हैं बंद पड़े वेयर हाउसेस में। मुझे लगता है कि ये मुझे फंसाने की कोई चाल है, और वैसे भी आप क्या जानते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप क्या साबित कर सकते हो इससे फर्क पड़ता है। वो अपने पूरे कन्फेशन के लिए तैयार था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, उसे मुलायम गद्दा चाहिए था। निक ने अपने ईगो के चलते पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसके सीनियर जॉनस ने उसे समझाया कि बेड के बदले कन्फेशन कोई बैड सौदा नहीं है। फिर क्लाइड को गद्दा मिल गया। कोर्ट रूम में क्लाइड खुद अपना केस लड़ रहा था। उसने कहा कि कानून ने बिना किसी सबूत के मुझे अंदर डाल रखा है, बेल मिलना मेरा अधिकार है। जज साहिबा उसकी बातें सुनकर पिघलने ही वाली थी, तभी क्लाइड ने ताली बजाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखिए देखिए हमारी जज साहिबा को, जरा सी मीठी बातें क्या कर दी, ये तो खूनी को आजाद छोड़ने को तैयार हो गई। वो जज साहिबा की भरे कोर्ट में बेइज्जती करने लगा। जज ने तुरंत उसकी बेल खारिज कर दी। बाद में क्लाइड ने निक के सामने ये कबूल किया कि उसी ने वो टेप भेजी थी, और कन्फेशन के लिए निक को क्लाइड की 2 डिमांड पूरी करनी होगी। पहली डिमांड थी आईपॉड और दूसरी बढ़िया सा लंच। इसके बदले वो बिल की लोकेशन बता देगा, जो कि डार्बी का लॉयर था। पहले तो उसने क्लाइड की डिमांड नहीं मानी, पर बाद में उसे सारा से पता चला कि बिल 3 दिनों से लापता है। क्लाइड ने कैमरे की तरफ देखकर बोला कि अगर कल 1 बजे तक मेरा लंच और आईपॉड नहीं मिला तो तुम्हें बिल भी नहीं मिलेगा। अगले दिन डिलीवरी वाले 1 बजे से 5 मिनट पहले ही आ गए, लेकिन उनकी चेक इन के चलते वे लोग 8 मिनट लेट हो गए। क्लाइड एकदम रिलैक्स था। उसने बिल की लोकेशन देते हुए उन्हें बताया कि 1 बजे का टाइम तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि बिल के लिए था। वे जल्द से जल्द बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन बिल पहले ही मर चुका था, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से। जेल से यहाँ तक का रास्ता 15 मिनट का था। अगर क्लाइड को उसका खाना टाइम से मिल जाता तो आज बिल जिंदा होता। दूसरी तरफ क्लाइड और उसका सेलमेट अचानक से अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन ये सब तो क्लाइड का प्लान का हिस्सा था। उसने अपने लंच में से एक हड्डी निकाली और अपने सेलमेट का थोड़ा ध्यान भटकाकर उसे जान से मार दिया। इस कांड के चलते क्लाइड को आइसोलेशन में डाल दिया गया। इसके बाद निक क्लाइड से मिलता है और वो क्लाइड से कहता है कि इस तरह लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या हासिल होगा। क्लाइड सभी लोगों को उनके किए की सजा देना चाहता था। निक ने उसे उसकी बेटी का बनाया हुआ ब्रेसलेट दिया और उससे पूछा कि अगर तुम्हारी फैमिली आज जिंदा होती तो उन्हें ये सब देखकर कैसा लगता। क्लाइड ने कहा कि उसकी फैमिली बहुत पहले ही मर चुकी है और अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निक और जोनस एक गवर्नमेंट एजेंट से मिलते हैं जिसे क्लाइड के बारे में काफी कुछ पता था, क्योंकि क्लाइड पिछले कुछ सालों के लिए सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर चुका था। उसने बताया कि क्लाइड एक जीनियस है। वो इतना स्मार्ट है कि वो किसी को भी मार सकता है बिना उसके आसपास रहे भी। अगर वो जेल में है तो इसका मतलब है कि वो जेल में ही रहना चाहता है। एजेंट ने उसे बताया कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे सीधा गोली मार दो, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर वो तुम्हें मारना चाहेगा तो समझ लो कि तुम मर चुके हो। ये सुनकर निक बहुत डर गया। इस इन्फॉर्मेशन के साथ वे लोग जज साहिबा के पास गए और तभी उनका फोन बजा। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, किसी ने उनके सर पर गोली मार दिया। अब निक को बहुत डर लगने लगा था। निक ने इंटरोगेशन रूम में क्लाइड से पूछा कि कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है, तुम ऐसे लोगों को मारकर आखिर साबित क्या करना चाहते हो। निक अभी तक क्लाइड की बात नहीं समझा था जो वो उसे समझाना चाह रहा था। अगर वो बदला चाहता तो वो पिछले 10 सालों में ही उसकी और उसकी फैमिली को मार चुका होता। अब क्लाइड ने उसे आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि मुझे कल 6 बजे तक आजाद करो वरना सब लोग मारे जाएंगे। क्लाइड को मैक्सिमम सिक्योरिटी के साथ ले जाया गया, उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सिक्योरिटी के लिए। निक और सैरा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, इस उम्मीद में कि उन्हें पता चल सके कि आखिर बाहर से उनकी कौन मदद कर रहा है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। सुबह 6 बजे स्टाफ के जाने का वक्त हो गया। निक उन्हें बाय बोलने आया। जैसे ही सारा ने अपनी कार स्टार्ट की, कार में लगे बॉम्ब एक्टिवेट हो गए, सब मारे गए, जिसमें सैरा भी थी। निक को पूरा भरोसा हो गया कि कोई बाहर से उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो तो जेल में है। टोटल 6 ऑफिसर मारे गए। निक अपने परिवार को दूर किसी सेफ प्लेस में भेज देता है। उन्होंने उसे सेलफोन और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से उनकी लोकेशन रिवील हो जाए। जेल से क्लाइड को थोड़ी देर के लिए बाहर लाया गया, जहाँ वो निक और डिटेक्टिव से मिलता है। निक ने उसे वहाँ बहुत मारा। डिटेक्टिव ने बंदूक निकाल ली, पर निक ने उसे रोक लिया। क्लाइड ने उन्हें बताया कि वो अब कुछ ऐसा देखने वाले हैं जैसा उन्होंने कभी आज तक नहीं देखा होगा। उसके बाद निक सैरा के फ्यूनरल पर जाता है, जहाँ उससे उसका साथी वकील जॉनस कहता है कि ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन निक ने इस बात को नकार दिया। हालांकि अब उसे भी गिल्ट महसूस होने लगा था।
जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगे, हम एक आदमी को काले कपड़े में देखते हैं जिसके हाथ में एक मिलिट्री के हथियार का कंट्रोलर था। उसने जोनस के कार पर फायरिंग कर दी और कार को मिसाइल से उड़ा दिया। अब पूरे शहर में इमरजेंसी का माहौल था, कोई भी बिना परमिशन के शहर से बाहर नहीं जा सकता था। इसके बाद निक को सारा का एक ईमेल मिला जिसमें क्लाइड की 10 सालों में खरीदी हुई प्रॉपर्टीज की लिस्ट थी। उससे क्लाइड के एक छोटे से गैराज के बारे में पता चला जो कि जेल से ज्यादा दूर नहीं था। वो वहाँ डिटेक्टिव को लेकर पहुंच गया। गैराज में एक होल हो रखा था जिसके अंदर क्लाइड ने एक सुरंग बनाई हुई रखी थी जो कि सीधा जेल तक जाती थी, जिसका मतलब ये सब कुछ क्लाइड ही सिर्फ कर रहा था। आइसोलेशन वार्ड में जाना उसके प्लान का हिस्सा था। फिर डिटेक्टिव क्लाइड के सेल में पहुंचा लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। क्लाइड तो सफाई वाला बनकर सिटी हॉल में गया था जहाँ आज सारे मंत्री और बड़े लोग इकट्ठा होने वाले थे। क्लाइड ने मेयर को मारने के लिए बॉम्ब सेट किया हुआ था। जल्द ही डिटेक्टिव और निक भी वहाँ पर पहुँच गए। उन्हें 5th फ्लोर पर क्लाइड की ट्रॉली दिख गई। इसी फ्लोर के ठीक ऊपर सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली थी। उन्हें एक सूटकेस मिला जिसके अंदर बॉम्ब था। बॉम्ब स्क्वाड ने वहां आकर उसे खोला और बताया कि इसे सेलफोन से एक्टिवेट किया जाएगा और यह अब किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। दूसरी तरफ क्लाइड टनल से होकर अपने सेल की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि मीटिंग शुरू हो गई है। वो अपना फोन निकालकर सेल में घुसता है। निक वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। निक ने उसे सही फैसला लेने को कहा। क्लाइड ने उससे पूछा कि क्या तुम आखिरी डील के लिए तैयार हो? तब निक ने कहा कि मैंने खूनियों के साथ डील करना छोड़ दिया है। आखिरकार वो समझ गया जो क्लाइड उसे समझाना चाहता था, लेकिन फिर भी क्लाइड ने बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया। निक ने क्लाइड से कहा कि तुम्हारे पास 25 सेकेंड है, अपनी फैमिली को याद कर लो। असल में निक ने वो सूटकेस क्लाइड के बेड के नीचे रख दिया था। आखिर में क्लाइड ने अपनी बेटी का दिया हुआ ब्रेसलेट देखा और तभी धमाका हो गया और ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई।